वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में अपने पिछले यूनिट के अगले टॉपिक को देखने जा रहे हैं। मतलब आज का हमारा टॉपिक है 3.3। क्या है? एक्सरसाइज 3.3। आज का हमारा एक्सरसाइज है 3.3। मिशन बीएससीबी के इस क्लास में हम नए टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं, पिछले दिनों किया था ग्राफीय विधि, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसी के बीजगणितीय विधि को। किसको? तो रैखिक समीकरण युग्म के हल करने के बीजगणितीय विधि। क्या है टॉपिक हमारा? रैखिक समीकरण को हल करने के बीजगणितीय विधि। रैखिक समीकरण को हल करने की बीजीय विधि या बीजगणितीय विधि। बीजीय विधि। क्लियर? तो आइए हम अपने टॉपिक में आते हैं। पिछले दिनों हमने जो बताया था कि इसके भी 5 विधि है, जिसमें से 3 मेन विधि हम लोगों को पढ़नी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला विधि हमने क्या बताया था? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्जगुणन विधि, तुलनात्मक विधि, है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड, ये सब हमने बताया था। तो इसमें आज का हमारा जो पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम कहते किसे हैं? इस विधि द्वारा या इस विधि में, इस विधि में हम समीकरण या एक समीकरण के, हम समीकरण एक या एक समीकरण के, हम एक समीकरण के एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करते हैं तथा पुनः उस चर मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दूसरे चर का हल ज्ञात कर लेते हैं। इस स्टेप को याद रखिएगा, आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। कर लेते हैं, और सबसे आसान मेथड यही है, कर लेते हैं। इस प्रकार पुनः हम दूसरे समीकरण या दूसरे चर का मान पहले समीकरण या मान में, पहले समीकरण या मान में रखकर
हम पहले चर का मान ज्ञात करते हैं। ये आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि का प्रोसीजर। ये क्या हो गया? प्रतिस्थापन विधि का प्रोसीजर हो गया। आइए अब हम इस पे एक क्वेश्चन डिस्प्ले कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको समझ आ सके तुरंत में। कह रहा है, हालांकि इसका एक लाइव क्लास में एक क्वेश्चन हमने दिया भी था। कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। पहला इक्वेशन क्या कह रहा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। हमने यहां क्या कहा? इस विधि में हम एक समीकरण के एक चर का मान दूसरे के पद में ज्ञात करते हैं। तो आप या तो दोनों समीकरण यहां पे पहले लिख दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों समीकरण हम यहां पे लिख दिए। अब यहां पे हम लिखेंगे समीकरण एक से, पहले समीकरण से, है ना। समीकरण एक से हम किसी एक चर का मान दूसरे के पद में ज्ञात करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो हम या तो x का या y का मान मालूम करने के लिए जा रहे हैं। चलिए हम y ही का निकालते हैं, थोड़ा उल्टा काम करते हैं। y इज इक्वल टू 14 माइनस x, यह इक्वेशन हो गया हमारा, है ना। या सीधे लिखेंगे इसको, इक्वेशन 3 लिख देंगे। ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे इक्वेशन 3 लिख देंगे, है ना। फिर समीकरण 2 में y का मान रखने पर इसी y का मान, यहाँ क्या लिखे? चर का मान दूसरे समीकरण के में प्रतिस्थापित करते हैं, दूसरे समीकरण में इसके मान को ले जाकर पुट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान, अगर x निकालेंगे तो x का मान, y निकालेंगे तो y का मान। समीकरण 2 में रखने पर सेम इसी प्रोसेस को हम लेके चल रहे हैं। क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो हम यहां y के जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे, x माइनस अंडर ब्रैकेट 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारा 4 हो गया। अब यह हो जाएगा x माइनस 14 और प्लस x इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 2x हो जाएगा और ये वैल्यू दे देगा 4 प्लस 14, यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 बाई 2, यह हमारा हो गया 9। x का मान कितना निकल गया? 9। तो ज्ञात कर लेते हैं, है ना। दूसरे चर का हल ज्ञात कर लेते हैं। हमने पहला चर यहाँ लिया है तो दूसरे चर का मान हमको ज्ञात हो गया, आसानी से ज्ञात हो गया ना जी। अब इस प्रकार पुनः हम दूसरे चर का मान, पहले समीकरण, अब इस चर का मान इस समीकरण में या यहाँ पे वैल्यू डाल करके निकाल लेंगे, है ना। समीकरण में या मान में कहीं पे वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं, है ना। पुनः x का मान ऊपर के समीकरण में रखने पर, ऊपर के समीकरण में रखने पर अब हमारा क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है? 9। तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा 5। हमारा हल क्या हो गया? हमारा x इज इक्वल्स टू हल आ गया 9 और y इज इक्वल्स टू हमारा हल आ गया 5। इस तरह से हमारा पूरा एक्सरसाइज बन जाता है, इंटायर एक्सरसाइज, है ना। इसको आप नोट कीजिए, हम आगे चलते हैं। पहला इक्वेशन कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दूसरे इक्वेशन में कहा जा रहा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। और इन दोनों में से x और y का वैल्यू जब निकाल लेंगे तो तीसरे इक्वेशन में पुट करके x y पुट करके m निकाल लेंगे। क्लियर? तो पहले हम, अभी थोड़ा देर पहले हमने समीकरण 1 लेकर बनाया था, अब हम समीकरण 2 लेकर के भी दिखाते हैं कि ऐसे भी बन सकता है ना। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 2
से, किससे? समीकरण 2 से। क्या है? 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। 2 अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 24। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 24/2 से 12 टाइम्स में जाएगा। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2y माइनस 12। यह हमारा समीकरण 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समीकरण 3, 1 2 और ये 3। अब यहां चूंकि हम यह मान समीकरण 2 से लेकर के x निकाले हैं तो इस x को हम 1 में पुट करेंगे। अगर हम यहां समीकरण 2 लेकर निकालते हैं तो 1 में पुट करेंगे, समीकरण 1 लेकर निकालते हैं तो 2 में पुट करेंगे। क्लियर? तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्लियर? x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो गया? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। x के जगह पे ये डाल देंगे, 2 ब्रैकेट 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। 4 और 3 7y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 24। y इज इक्वल्स टू 35/7। y का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसको समीकरण 3 में डालने पर भी हमको x निकल जाएगा, 1 में डालने पर भी x निकल जाएगा, 2 में डालने पर भी x निकल जाएगा। जनरली ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसीलिए हम समीकरण 3 का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2y है, 2y माइनस 12। x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस 12। y का वैल्यू कितना आया? 5 आया। x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 2। x का मान कितना आ गया? माइनस 2 आ गया। क्लियर? अब यहां पे हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट करके y भी निकल गया और x भी निकल गया। अब हमारा x कितना आ गया? x हो गया -2 और y हो गया 5। अब हम जो इक्वेशन में नए समीकरण में x तथा y का मान रखने पर क्या लिखेंगे? नए समीकरण में x तथा y का मान रखने पर इक्वेशन हमारा क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। y का मान कितना आया है? 5 आया है। तो 5 इज इक्वल टू m का मान कितना आया है? m ही रहेगा, इंटू x का मान -2 प्लस 3। यह उधर चला जाएगा, यह क्या हो जाएगा? m इंटू -2। 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। यह इधर आकर के 2m इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5। m इज इक्वल्स टू -2/2। m इज इक्वल्स टू -1 हो गया। यही आंसर है ना? देख लीजिए। अब हम अगर अपने अगले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, इनमें से किसी भी क्वेश्चन की बात कर ले, मतलब तीसरे क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं। किसकी हम बात करने जा रहे हैं? तीसरे क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। तो इसमें से तीसरा क्वेश्चन का कोई भी ले सकते हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं यहां से।
जैसे पहला का हमने फर्स्ट लिया है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा में से कोई भी हम ले लेते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, डिफरेंट हो। सब तो आसान ही है, देखने में एक बड़ा लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा है, शायद ऊपर से पढ़ के नीचे भूल जाइएगा, नीचे से पढ़ के ऊपर भूल जाइएगा। तो चलिए हम वही क्वेश्चन बता देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 का 4। हम क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पे आते हैं। याद रखिएगा अगले रोज हमने ये क्वेश्चन बताया हुआ है, ठीक है। अगले रोज जो डिमांड आएगा सो बताएंगे ही, बाकी अगर टोटल बताना हुआ तो इन सबको उसमें से निकाल दिया जाएगा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जी आजकल तो आप लोग जान ही रहे हैं कि उबर का, ओला का जमाना है। तो इसमें हम टैक्सी जब हायर करते हैं तो टैक्सी हायर करने का हमको चार्ज मान लिया कि 50 रुपया लग जाता है। उसके बाद जितना किलोमीटर हम जाते हैं उतना के हिसाब से हमको 10 रुपया पे करना पड़ता है, 10-10 रुपया, 10-10 रुपया। 1 किलोमीटर गए तो हम 60 रुपया पे करके उतर गए, 2 किलोमीटर गए 70 रुपया पे करके उतर गए। 50 रुपया हमारा हायर करने का फिक्स चार्ज रहा है ना। उस तरह से हमको यहाँ पे किराया पे करना पड़ता है ओला के लिए और उबर के लिए, है ना। तो यहाँ पे वही कुछ कंडीशन दिए गए हुए हैं। एक नगर में टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी जाने का भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर जाने का भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। फाइंडिंग क्वांटिटी पिछले दिनों जो हमने बताया था कैसे इक्वेशन सेट करना है, सेम वही चीज यहाँ पे आ गया। सबसे पहले फाइंडिंग क्वांटिटी क्या है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमको मालूम करना है। दो चीज फाइंडिंग क्वांटिटी है, एक को x दूसरे को हम y मान लेते हैं, ठीक है। माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा इज इक्वल टू x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा इज इक्वल टू y है। अब पहली स्थिति में क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर के लिए। पहली स्थिति 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 10y, y है प्रति किलोमीटर भाड़ा, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। इस इक्वेशन से हम x का मान निकाल सकते हैं। 105 माइनस 10y, यह हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरी स्थिति दूसरी स्थिति हमारी सीधे क्या निकल करके आ जाती है, 15 किलोमीटर के लिए। किसके लिए, 15 किलोमीटर के लिए। 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। अब यहां से x का मान चाहे तो हम दूसरे इक्वेशन में रख सकते हैं, तो x के बदले हम ये डाल देंगे, है ना। x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155 बन गया। अब यहाँ पे 105 को उधर ले जाते हैं, 15 में से 10 जाएगा, 5y कितना हो जाएगा, 5y। 155 माइनस 105, y इज इक्वल्स टू 50/5, 10 हो गया। फिक्स चार्ज हमारा कितना, प्रति किलोमीटर चार्ज कितना, y इज इक्वल टू आ गया 10। अब हम फिक्स चार्ज निकाल लेंगे, है ना। नियत भाड़ा नियत भाड़ा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 गुने 10, 105 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 5 रुपया आ गया। नियत भाड़ा कितना हो गया, 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा हो गया 10 रुपया। मतलब
x इज इक्वल्स टू 5 और y इज इक्वल्स टू 10। अब हम कितना का हमको मालूम करना है, 25 किलोमीटर के लिए। कितना के लिए? 25 किलोमीटर। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा। अब यहाँ पे लिख देते हैं 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा इज इक्वल्स टू x प्लस 25y। यह कितना हो जाएगा? x के जगह पे 5 प्लस 25 इंटू 10, यह हो जाएगा 25 पंचे 5 प्लस 250, 255 रुपया उसका किराया हो गया, है ना, 25 किलोमीटर के लिए। नोट किया जाए। तब तक वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक वाइक करते उड़ते नहीं हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।